राजस्थान की एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की पुलिस मुख्यालय से गई टीम ने राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में देवल्दी गांव में 2 फार्म हाउस पर छापा मारा। पहले फार्म हाउस से घातक और जानलेवा एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। भारी मात्रा में ड्रग बनाने के उपकरण बरामद हुए, मशीनें बरामद हुई, एमडी युक्त केमिकल बरामद हुआ। दूसरे फार्म हाउस पर अवैध हथियार, मैगजीन के साथ एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जब्त की गई एमडी ड्रग्स करीब 12 किलो। अन्य एनडीपीएस घटकों के बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। खुद एडीजी पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया। ड्रग की सप्लाई मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब में होने की सूचना थी। दूसरी ओर अजमेर में नशे के कारोबार में पुलिस की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ। भिनाय पुलिस थाने के मालखाने का एलसी कांस्टेबल ही चोर निकला, जिसने थाने में जब्त अवैध डोडा चोरा पोस्ट कंटेनर से मिले डोडा पोस्ट के 38 कट्टे चुराकर बेच डाले। कांस्टेबल दशरथ को थानेदार ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी ने खुद डोडा पोस्ट बेचने की बात स्वीकार कर ली है। उधर उसका दूसरा साथी एक और जगह पुलिस ने जब कार्रवाई की तो एक तस्कर को पकड़ लिया, दूसरा तस्कर पहाड़ियों के रास्ते फरार हो गया। एक जगह 47 किलो पकड़ा, एक जगह 35 किलो। तो बड़ी कार्रवाई लगातार होती रही। आज के मुद्दे में दरअसल चर्चा इस मुद्दे पे करेंगे कि ड्रग तस्कर और पुलिस मुद्दे में कई बड़े सवाल छिपे हैं। राजस्थान में खतरनाक नशे की फैक्ट्रियां कैसे लग रही हैं? प्रतापगढ़ में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री किसकी है? 40 करोड़ रुपए की जानलेवा ड्रग कहां से आई? फार्म हाउस में ड्रग फैक्ट्री और उसमें पिस्टल कारतूस क्यों थे? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सौदागर कौन कौन है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु के साथ राजस्थान का रुख क्यों कर रहे हैं ड्रग माफिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तक कैसे फैल रहा है नशे का रूट? सॉफ्ट टारगेट पर कौन है? युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाएगा? कुछ फैक्ट्री मतलब एमडी और लिक्विड जो है बनाने का सामान प्राप्त हुआ है, जिसमें लिक्विड एमडी का लगभग 11 किलो, एक और लिक्विड मिला है जो लगभग 14 साढ़े 14 किलो है, तीसरा लिक्विड मिला है जो 5 किलो है, कुछ 2-3 थैलियाँ पाउडर की मिली है जो 2.5 किलो के आसपास है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, कुछ जो अपने होते हैं बेलने के जो वाई टाइप के जो आइटम होते हैं, बिजली से चलने वाले बिजली की केबल जो वहीं के एनआईडीपी से लगी हुई थी, वहाँ पर इस तरह से मिले हैं क्लॉस वगैरह। उस पर प्रकरण दर्ज करके, और चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा का सामान है और ये लगभग है ना, इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अगर अपन देखें तो ये 30-40 करोड़ के आसपास बैठता है। इसके आरोपियों को चिन्हित करके इस पर है ना शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा और ये काफ़ी बड़ी एक कार्रवाई थी। कुछ ग्राफिक्स के जरिए अब आपको पूरा विषय समझाते हैं, बताते हैं आपको किस तरीके से ये पूरा खतरनाक खेल चल रहा है। म्याओ मेफेड्रोन एक्सटेसी के रूप में इसकी पहचान होती है। 1982 में मेक्सिको से इस ड्रग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप देखिए एमडी ड्रग्स बढ़ते हुए कई देशों तक अब फैल चुकी है। रेव पार्टी और पूल पार्टीज में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। एक कृत्रिम और बहुत घातक और शक्तिशाली ड्रग है ये। 1 ग्राम की बाजार में कीमत करीब 15 से 20 हज़ार रुपये तक होती है। अत्यधिक नशे की लत लगाने वाला ये नशा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है ये ड्रग। सफ़ेद, गंधहीन, कड़वा क्रिस्टलीन पाउडर है। धूम्रपान, सूंघने, इंजेक्शन या निगल कर नशा होता है। शराब या पानी में आसानी से घुल जाता है ये। तीव्र उत्साह और ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। सतर्कता और एकाग्रता में वृद्धि लगती है इससे। भूख लेकिन कम हो जाती है। हृदय गति और रक्तचाप में भी इससे वृद्धि होती है। हाइपर एक्टिविटी और साइकोसिस होना ये इसका लक्षण है। अवैध तरीके से जंगल और खेतों में छिपाकर इसकी खेती भी की जा रही है। डोडा पोस्ट चूरा या छिलका की तस्करी होती है। पौधों से अफीम निकालकर तना से डोडा निकलता है। डोडा का इस्तेमाल नशीली दवाओं या नशे में किया जाता है। चाय पत्ती के साथ डोडा चूर्ण मिलाकर भी सेवन का प्रचलन चलता है। एक खास ताजगी और ऊर्जा का एहसास भी ये दिलाता है।
पश्चिमी राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वहीं पर तस्करी के कई केसेस भी बीते दिनों सामने आए हैं। हमारे साथ इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए जुड़ेंगी नेहा नागपाल, एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर BS शेखावत जुड़ेंगे, मनोचिकित्सक हैं आप। डॉक्टर मोनिश भल्ला भी जुड़ेंगे, पूर्व NCB अधिकारी हैं। और योगेंद्र कुमार जोशी साहब होंगे, पूर्व RPS अधिकारी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत आप चारों ही लोगों का। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाह रहा हूँ डॉक्टर मोनिश भल्ला साहब से, जिन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनका अनुभव है, वहाँ का, अपनी सेवाएं वहाँ पर दी हैं। मोनिश साहब, ड्रग का ये खेल, ये तस्करी का खेल, ये पूरा नेटवर्क ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। NCB द्वारा तमाम कोशिशें हुई हैं बीते कई सालों में। कितनी बार ड्रग पकड़ा जाता है, कितनी बड़ी बड़ी संख्या में ड्रग पकड़ा जाता है, उसके बावजूद भी ये जो पूरा गेम है सर, ये समझ से परे है क्या हमारे तमाम सिस्टम के? आपकी बात एकदम सही है। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पिछले एक डेकेड की बात करूं, 10 सालों की बात करूं, तो 10 साल में मेरे हिसाब से 2 गुना से 3 गुना ये बढ़ गया है। इतना कभी भी बढ़ा नहीं। उसके पीछे क्या कारण है हम समझते हैं जरा। एक कारण ये है कि आज का जो युवा है उसको बहुत चीजों में बहुत जल्दी है, उसको प्रेशर में भी बहुत है। ये सब युवा जो है, और युवा इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि ये चीज, जिस चीज की उनको लत लगती जा रही है, वो उनका भविष्य को खत्म कर देगा। ये पिछले 10-15 साल से हम नोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ड्रग्स नहीं पकड़े जाते थे, या ड्रग्स में इस तरह के केसेस नहीं होते थे, या ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं होती थी। ऐसा नहीं है, पहले भी होता था, पर इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। उसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक जो मैंने आपको बताया, जो युवा है उसको इस चीज की समझ अब नहीं है, और इसके लिए उसको एजुकेट करना, उसको इस चीज की जागरूकता लाना, ये हम सबका, सरकार का तो है ही काम, पर हम सबका भी यही काम है। हम अपनी अपनी तरफ से पूरा ये काम करते हैं सब लोग, बट शायद ये मैसेज पूरी तरह से जा नहीं पा रहा है। और शायद आपके जैसे चैनल जो हैं, जो लोग इस चीज को मुहिम उठाते हैं, दिस इज द राइट मीडियम कि लोगों को पता लगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, और ये क्यों हो रहा है। हिंदुस्तान इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन गया है। और इतनी बड़ी आबादी में थोड़ा सा भी अगर ड्रग्स का सेवन शुरू होता है तो उसका क्वांटम बहुत बड़ा है। अभी आपके चैनल से मैं सुन रहा था कि करीब 12 किलो करीब इसमें पकड़ा गया, ये कंसाइनमेंट जो पकड़ी गई, और ये शायद फॉलोअप होगा किसी और ड्रग का जो केस हुए पिछले राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और गुजरात में, उसके फॉलोअप में कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री पकड़ी गई। तो 12 किलो कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है, पर आपको शायद इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि ये जो ड्रग रेव पार्टीज में या पार्टीज में यूज किया जाता है, पार्टी ड्रग, तो इसका डोज जो है वो 50 mg से लेकर 100 mg तक का है। यानी कि एक पैरासिटामोल की जो गोली है वो 500 mg की होती है। तो आप सोचिए कि ये 50 mg से 100 mg का मतलब एक पैरासिटामोल गोली का 5वां या 10वां हिस्सा इसका डोज है। और 12 किलो में, यानी कि 1 किलो में ना करके 10,000 डोज बनते हैं। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी मात्रा का डोज था। ये अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो कितने युवाओं को बर्बाद करता ये। तो ये चीज हम पहले समझें कि हमारे देश में हो क्या रहा है। तो इसमें फिर एक बात ये समझ में आती है भल्ला साहब, जब आपने बात की शुरुआत में जिस तरह आपने आबादी का जिक्र किया, तो मेरे मन में ऐसा एक बात आई, मैं उसको जरूर शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि शायद डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है इन चीजों की, यूज करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती जा रही है सर, कि शायद यही कारण है कि बीते 2-3 सालों में आपने जिक्र किया कि ये बड़ा है। शायद मैं समझता हूं बीते 10 साल का अगर हम हिसाब ले लें, शायद 1 दशक के अंदर इसका जो यूजेज है यूथ के अंदर, कह सकते हैं कि बहुत सारे युवा इस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि हाँ वो जा रहे हैं और उसकी डिमांड है, इसीलिए तो आ रहा है। इसीलिए 12-12 किलो नहीं, 40-40, 50-50 किलो ड्रग आ रहा है। बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि डिमांड है तो सप्लाई है। और ये डिमांड सप्लाई का, ये इसलिए डिमांड अगर हमें कम करेंगे, जागरूकता लाएंगे,
यूथ को बताएंगे, एजुकेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, ना ही यूथ को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, उनके पीयर्स को, उनको बताएंगे। जब डिमांड कम होगी तो ही इसकी सप्लाई कम होगी। नेहा नागपाल भी हमारे साथ हैं सर, एडवोकेट हैं नेहा जी सुप्रीम कोर्ट में। नेहा जी, तमाम मामले इस तरह के कोर्ट तक भी आते ही हैं और उसके बाद उनका वो किस अंजाम तक पहुंचते हैं, ये एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में कुछ एक आदि होते हैं जिनका जो इस ड्रग से संबंधित मामले और उनको फिर एक अंजाम तक पहुंचते हैं कि हाँ जी फलाने आदमी को सजा हो गई है। आप इस तरह के पूरे जो ये रैकेट चल रहे हैं इसको कैसे आप एनालाइज करती हैं कि तमाम कानून हैं, अलग से डिपार्टमेंट है, एनसीबी अपना काम कर रही है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं? आपके एक्सपीरियंस से, आपकी समझ से क्या कारण आपको लगता है कि ये नेक्सस जो है वो इस तरीके से फैल रहा है? देखिए, कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, और जैसे भल्ला साहब ने बहुत सटीक तरीके से बोला है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, और जो इंडिया आज इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड, और हमारे पास जो वर्किंग एज ग्रुप है दैट इज ऑल्सो दुनिया में सबसे बड़ा, बेरोजगारी भी उसी रेशियो में बढ़ रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि अब जो यूथ है जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया, ये स्टार्टअप का ये हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, तो उस फ्रस्ट्रेशन में आके अपने रियलिटी से भागने के लिए यूथ कंफ्यूज हो रही है। एक जो थिंग है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ रही थी थोड़े महीने पहले कि कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं कि आपको भूख ना लगे और वेट कम हो, तो वो जो बच्चे मॉडलिंग में, एक्टिंग में जाना चाहते हैं उससे वो आकर्षित होते हैं। तो ये नेगेटिव मैसेज जो भेजा जा रहा है एक सिंडिकेट से, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारे पास कानून सारे हैं और उनका जो इस्तेमाल भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे एनसीबी में, आप देखेंगे कोर्ट्स में, आप देखेंगे पावर्स जो हैं एनडीपीएस के तहत, सब जगह बहुत यूटिलाइज हो रही हैं। एनडीपीएस के प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बेल प्रोविजन में ऑर्डिनरी सीआरपीसी या बीएनएस के तहत के जो बेल प्रोविजन है नहीं लगते हैं, आपको ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। तो और उसमें एक रिवर्स ओनस क्लॉज है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट गिल्टी इफ यू आर फाउंड इन पोजेशन। तो उसके बावजूद अगर ये सब इस माध्यम में और इस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो आई थिंक इट इज टाइम व्हेन सोसाइटी, इन्फोर्समेंट, लॉ ऑल कम एंड वर्क टुगेदर। एक सॉर्ट ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जुडिशरी को भी देना पड़ेगा। और आप देखेंगे एनडीपीएस केसेस में बेल इतनी मुश्किल से होती है क्योंकि ट्विन कंडीशन जो है कहता है कि आपको पहले जज को फाइंडिंग देनी पड़ती है कि किसी ने ऑफेंस नहीं किया है। ये तो नेहा जी ये भी तो एक फिर बड़ी बात होगी कि अभी इस केस में एनडीपीएस एक्ट में तो बहुत मुश्किल से बेल मिलती है, कई तो नॉन बेलेबल ही है इसमें ज़्यादातर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो खौफ है जो बैठना चाहिए, और वो सामान्य लोगों में भले ही दिखता हो, लेकिन जो लोग तस्करी कर रहे हैं, जो लोग इस पूरे नेक्सस को चला रहे हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें, वो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबरा रहे। नेहा जी देखिए, हो क्या रहा है जो मेरे को लगता है कि एक ब्रेजननेस जो कहते हैं कि हम देख लेंगे, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, पैसा इतना है, ल्यूक्रेटिव इतना है, और उस जड़ पे जाना और उस जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सबने उड़ता पंजाब पिक्चर देखी थी, उसका इतना हंगामा भी हुआ था जब वो रिलीज हो रही थी, बट वो एक सच्चाई को, हमारी सोसाइटी की सच्चाई को पेश कर रहा है। और शायद अब हमें एनसीबी के सब डिविजन्स हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में बढ़ाने पड़ेंगे टू मेक श्योर दैट इस छोटी छोटी विलेजेस में जो शायद हम पहले 10-15 साल पहले इग्नोर कर देते थे कि वहां इतना यूज नहीं होगा, वहां भी इतना यूज हो रहा है। तो आई थिंक रैंप अप इन्फोर्समेंट को थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक बात है।
डॉक्टर BS शेखावत साहब भी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं आप। शेखावत साहब, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ता कंपटीशन, बढ़ता बेरोजगार भी और बढ़ती लोगों की एम्बिशंस भी, और इस सब कुछ बढ़ते हुए में कई लोग विफलता का भी शिकार होते ही हैं। इन तमाम चीज़ों का असर पड़ता है इंसान के मन मस्तिष्क पर, और उसके इलाज के तौर पर कई लोग, जिस तरह नेहा जी बता रही थी अभी, कि कई लोग फिर ड्रग का सहारा लेते हैं। क्या किस तरीके से इसको डॉक्टर्स जो हैं डील कर सकते हैं? कैसा, डॉक्टर्स को भी छोड़ दें, कैसे खुद एक व्यक्ति जो उसकी तरफ जा रहा है वो कैसे अपने आप को रोक पाए? कई बार आदमी सोचता है कि कल से नहीं, लेकिन वो कल कभी आ नहीं पाता उसका सर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो युवा वर्ग है। युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो मेहनत भी कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, उसको सफलताएं विफलताएं भी लगातार मिलती है। अलग अलग तरह की ड्रग्स जो है वो अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी आप ये MD ड्रग की बात कर रहे थे, ये सामान्यतः रेव पार्टी में बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग और पैसे वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करते हैं और कुछ करते हैं, दिन भर का अपना जो भी तनाव है या उसको मिटाने के लिए इस तरह की पार्टियां करते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का वर्जना नहीं होती है। वो सब वर्जनाओं से हटके अपनी तमाम जो तनाव है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। अफीम की जहाँ तक बात है, ये मजदूर क्लास भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग खेतों में काम करते हैं उन लोगों को मालिक खुद अफीम सप्लाई करते हैं कि वो लें, उससे एक तरह का एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है। पेशेंट थकता नहीं है, जो इसका नशा करते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और उनको थकान भी नहीं होती है। इसके अलावा जो स्मैक है, ये कई शहरों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमारे कोटा में भी बहुत है। इसमें ये है कि ये टारगेटेड जो ग्रुप है वो लोग हैं जो डेली बेसिस के लोग हैं। ज़्यादातर वो दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, कमाते हैं और शाम को वो नशा करने बैठ जाते हैं। तो इसका पूरे समाज पे, लोगों पे सब तरह से असर होता है। तो जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, सबसे बड़ी बात तो है इसमें जागरूकता की कमी है। व्यक्ति जब नशा करता है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये कोई छोटी बात नहीं है। थोड़े दिन बाद में उसका सब काम धंधा सब ठप होने वाला है और धीरे धीरे वो नशे की लत में पड़ने वाला है। उसके पश्चात उसको नशे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कुछ लोग आरंभ में कभी कभी नशा करते हैं, फिर धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाती है और वो अपना काम धंधा छोड़ के सारा दिन नशे की फिराक में ही रहते हैं कि कैसा नशा जुटाया जाए और कैसे नशा किया जाए। तो इसमें बहुत सारे लेवल पे काम करने की जरूरत है। ये आसानी से उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जिसको नशा करना है उसके लिए बहुत ही सामान्य बात है कि वो नशे को प्राप्त कर ले। इसके अलावा जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनको ये नहीं मालूम कि वो कितने बड़े जोखिम में जा रहे हैं। उसके पश्चात अगर वो छोड़ना भी चाहें तब तक वो इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो हिम्मत हार बैठे होते हैं। कई बार हम उनको समझाते हैं, वार्ड में भर्ती भी करते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब तो ये मरने के साथ ही छूटेगा, अब नहीं छूटेगा, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें मल्टी फैक्टोरियल चीजें हैं जो जिस तरह का युवा वर्ग में चलन है, दोस्तों में चलन है, कई बार ये फ्री में भी पिला देते हैं शुरू में, उसके पश्चात धीरे धीरे वो आदी हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है। जितने भी ये नशे के लोग हैं ये क्राइम से जुड़े हुए मिलते हैं आपको। इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपने तनाव को कम करने के लिए नशों में जाता है और इस तरह की चीजें हैं जो करते हैं। इनका इलाज संभव है। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, जगह जगह डी एडिक्शन कैंप खोले जा रहे हैं, वार्ड बनाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती है। सरकार के प्रयासों पर भी मैं आऊंगा, इस डिस्कशन में जरूर सरकार के प्रयासों की बात करेंगे। लेकिन योगेंद्र कुमार जोशी साहब, एक बड़ी कहावत है कि किसी को अगर बर्बाद करना है तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो। देश के जो दुश्मन हैं, जो बाहर बैठे हैं, तमाम कोशिशें अलग अलग तरीकों से करते हैं और एक उनकी पुरजोर कोशिश ये है कि इस देश की जो यूथ है, इस देश के जो बच्चे हैं, उनकी दिशा भटका दो। कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और इसके लिए अब धीरे धीरे राजस्थान केंद्र बनता जा रहा है। जोशी साहब। राहुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कर ली, लेकिन ये ड्रग कहां से रही है, इनको लाने वाले कौन है, संरक्षण देने वाले कौन है? मांग और पूर्ति तो है कि यहाँ मांग, ये मैदान है, बहुत बड़ा मार्केट है भारत, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है
वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, नारकोटिक्स विभाग को इसकी जानकारी नहीं है कि किस किस जगह से ये ड्रग्स आ रही हैं, कौन कौन पेडलर है? अभी दिल्ली में एक पेडलर पकड़ा गया था, तुषार गोयल है, वहां पर 2 पब्लिक हाउस है बड़े बड़े जो इसमें शामिल थे। दुबई से आ रही है, गुजरात के पोर्ट पे आ रही है, अहमदाबाद से आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे बीजेपी से राज्यसभा सांसद मदन जी राठौर ने राज्यसभा में साहब बताया कि राजस्थान में ड्रग्स आ रही हैं, इंडिया में ड्रग्स आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि एक राजनीतिक व्यक्ति राज्यसभा में इस तरह की चीज बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका काम ये नहीं है कि इसको रोकने का प्रयास करें। उनका काम है राज्यसभा में बोलकर तीसरी करना। केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ये एक्शन क्यों नहीं लेते भाई? आप देखिए, मणिपाल यूनिवर्सिटी के बाहर एमडी ड्रग्स बेचते हुए महिला पकड़ी गई, उसका संबंध नागौर से पाया गया, जय सिंह नाम का व्यक्ति दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की ड्रग्स हमारे देश में आ कहां से रही है? पाउडर पर इतनी लापरवाही क्यों है? पाउडर के अंदर आप देखिए, अभी नए नियम के अनुसार 50 किलोमीटर तक का अधिकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिया गया है। तो ड्रग्स आसमान से तो आ नहीं रही है, आती तो पानी के माध्यम से है, जहाज के माध्यम से है, या किसी भी और माध्यम से आती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पता ना हो, हमारे राजनेताओं को पता ना हो। आप ये देखिए, पुलिस या तो पैसे के बल पे इन लोगों को एक्सक्यूज करती है, या राजनीतिक दबाव के कारण इस प्रकार की चीज हो रही है। हमें उस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये नहीं कि साहब यूथ क्या कर रहा है, वो उसके दिमाग में क्या बातें आ रही है, उसके लिए समाज क्या करेगा। अरे भाई, समाज ही सब कुछ करता होता तो फिर ये कानून बनाने की आवश्यकता क्या थी? अब आपको बताऊं, एनडीपीएस एक्ट में सजाएं नहीं होती हैं। बिल्कुल सजा इसलिए क्यों नहीं होती है पता आपको? कि इनकी जो फर्दें बनाई जाती हैं, उन फर्दों पर अगर थोड़ी सी भी गलती होगी, थोड़ी सी भी टाइमिंग इधर उधर हो जाती है फर्द में, तो उसको तुरंत जमानत मिल जाती है। सजा आपने बहुत बड़ी रख दी, लेकिन पालना करने के लिए अभियोजन जो हमारा होता है, ये उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप देखिए, सजा का क्या है? ये 2, 4, 8, 10 से तो बढ़ रही है, लेकिन सजा 0.01% सजा मिलती है। तीसरी बात, जो पुलिस, मुझे बताइए, मैंने भी थानों में नौकरी की है। अरे साहब, आप राहुल जी अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोद के देख लीजिए, फावड़ा मार के 1 ही मिनट में नगर निगम और जेडी आ जाएगी, ये गड्ढा कैसे खोद रहे हो? तो इसी तरह से पुलिस का राग है, पुलिस के इलाके। सही बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बात आपने कही है जोशी साहब की। सिस्टम के जो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी नजर सब जगह रहती है, लेकिन वो नजर पे फिर कार्रवाई अपने हिसाब से करते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, ये तो है, ये बिल्कुल सच्चाई आपने कही है। लेकिन इसमें आप बताइए, एक बार जोशी साहब भल्ला साहब से इसी पे बात कर लेते हैं। जोशी साहब भल्ला साहब से पूछ लेते हैं। भल्ला साहब, एनसीबी जिसके ऊपर पूरी दारोमदार है इन सब चीजों को रोकने का, इस पर कार्रवाई करने का, आपके अनुभव में आप ये बात मानेंगे कि एनसीबी खुद भी कई बार कमजोर केस बना देना, या फिर जिस तरह जोशी साहब ने कहा कि सजा 0.1% है, क्यों ऐसा है? क्योंकि शायद केस कमजोर है, बहुत सारी चीजें एनसीबी भी आपको लगता है कि शायद उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है? राहुल जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर फेलो स्पीकर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एनसीबी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर बहुत एस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इस तरह का कोई काम वहाँ नहीं होता। ये बात सही है कि जो लोकल पुलिस केसेस बनाती हैं कभी कभी, उनमें शायद वो टेक्निकलिटीज सी गलतियां कर देती हैं, ठीक है। और बिकॉज ये लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिंजेंट है, कि छोटी सी टेक्निकल गलती भी जब होती है तो कोर्ट उसको बहुत बारीकी से देखता है। नेहा जी यहाँ इधर, वो ज्यादा इसमें बताएंगे आपको कि छोटी सी बात को लेके कितना कोर्ट उसको कैसे बारीकी से देखता है, बिकॉज द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। सजा इतनी ज्यादा है इसमें, तो नेचुरली आपका पेपर वर्क, आपका जो पंचनामा है, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन है, वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, 200% फुल प्रूफ। मैं इस बात को बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ
कोई मिली भगत होता है या कोई इस तरह से करता है। मैं ठीक है, हालांकि आपका ये दावा, बिल्कुल बिल्कुल भल्ला साहब, लेकिन आपका ये दावा मैं समझता हूँ क्योंकि आप एनसीबी के पार्ट रहे, स्वाभाविक रूप से आप ज़रूर उस अपनी अभी भी आप अपने जो कहें डिसिप्लिन को ज़रूर आप फॉलो कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के प्रति, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है सर, एनसीपी पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। भल्ला साहब, नेहा जी के पास चले थे। नेहा जी, कानून में कहाँ आपको लगता है कौन से ऐसे लूप होल्स अभी हैं जिनको शायद ठीक किया जा सकता है, जिन पर काम किया जा सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट लूप होल जो है उसकी जजमेंट पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सेक्शन 52A को लेकर, सीजर कैसे होता है और अगर वो सीजर सेफ है, क्योंकि एविडेंस तो सारा सीजर के टाइम पे होता है। कई दफा कन्विक्शन नहीं हो पाती क्योंकि सीजर इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। सो उस क्वेश्चन को लेके मोड, मेथड of seizure, whether a magistrate is required there, when the magistrate has to be informed, etc., is a question which is pending before Supreme Court. The minute we have a final judgment on उस point पर, मेरे हिसाब से that will, जो कहते हैं ना, जो रोड मैप सामने आ जाएगा और वो फिर प्रोसिक्यूशन को थोड़ा डिफिकल्ट भी कर सकता है इन द सेंस के, मतलब प्रोसिक्यूशन की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो डिफेंस को अगर सीजर ठीक तरीके से होता है, उसमें लूप होल्स नहीं हैं, तो टू प्रूव अ चार्ज विल बिकम मच इजियर एंड सस्टेनेबल। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग ने आज चर्चा की है। मैं और समय देना चाह रहा था जोशी साहब को और शेखावत जी को भी, लेकिन समय इतना ही है। लेकिन आप सभी लोगों ने जो अपनी बात रखी है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन तो था ही, और बहुत बारीकी बातें भी इसमें से निकल के आई हैं। लेकिन बेहतर तब होगा, अंजाम तक ये डिस्कशन तब पहुँचेगा जब तमाम जो संबंधित लोग हैं मौजूदा वक्त में वो इस पर मजबूती के साथ कार्रवाई करना शुरू कर दें। शुक्रिया फिलहाल नेहा जी, आपका बहुत शुक्रिया। शेखावत साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोनीश भल्ला साहब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया सर। योगेंद्र कुमार जोशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी राजस्थान के आज के सबसे बड़े मुद्दे में हम लोग बात कर रहे थे इस ड्रग की बीमारी को लेकर के। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।